Okay, let's start. वेलकम ऑनलाइन लाइव। लास्ट क्लास हम लोग बजट में कैश बजट सीख लिए, याद है आप लोगों को। और ओवरऑल वी हैव कंप्लीटेड द बजट टॉपिक, बट सम मिसलेनियस टॉपिक एज वेल एज इंट्रोडक्शन टू द नेक्स्ट टॉपिक विल स्टार्ट टुडे। और हम कोशिश करेंगे कि हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे वापस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। क्या टॉपिक है सर आज? सबसे पहला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है आज वो है बजटरी रेशियोज, और दूसरा इजी टॉपिक नॉट इंपॉर्टेंट इज मास्टर बजट। ओवरऑल बताइए, हमने कोई सम्स आपको होमवर्क दिया था क्या? नहीं दिया था? क्या कोई सवाल बच गया है क्या? आई थिंक 15 इज लेफ्ट। कैश बजट पे 15 नंबर टॉपिक बच गया, है ना? आओ क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं फटाफट। मैं डिस्कस करा दे रहा हूं, जल्दी आएंगे 50। ओके, आई थिंक वी नीड टू सॉल्व दिस वन। 15 पढ़ेंगे, वैसे ये हमने ग्रुप 1 में किया हुआ है। आइए 15। मॉर्निंग 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 ऑनलाइन लाइव। अमित, राहुल, विवेक, नयन, निश्चल, जल्दी से आएंगे। The following information relates to ABC company for the year 2016, रुपीज इन लैक्स दे दिया। प्रोजेक्टेड सेल्स 5 महीने का दिया है तुमको, अगस्त से लेके दिसंबर तक। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बता दिया 20% लेते हैं। तो कोई सीओजीएस बताएगा? सीओजीएस 80%। अगर 20% जीपी है तो 80% सीओजीएस है। ध्यान रहेगा ये वाला बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10% ऑफ द प्रोजेक्टेड सेल्स विल बी कैश सेल्स, जैसे लास्ट सम्स में था। आउट ऑफ द क्रेडिट सेल्स 50% विल बी क्रेडिटेड इन नेक्स्ट मंथ एंड द बैलेंस इन द सेकेंड मंथ, जैसे कि लास्ट सम्स में था। क्रेडिटर विल बी पेड इन द फर्स्ट मंथ फॉलोइंग द क्रेडिट परचेज, मतलब 1 महीना ड्यू। समझ में आया लैंग्वेज? नेक्स्ट मंथ देंगे पैसा। देयर विल बी क्रेडिट परचेज ओनली, जो भी परचेज है वो क्रेडिट ही है, बट अभी तक परचेज का फिगर हाथ में नहीं है। ठीक है, जैसे पिछले सवाल में इसके साथ साथ बगल में परचेजेस, मटेरियल, वही मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का डेटा था, इस सम्स में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेजेस एंड सैलरी विल बी पेड फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, इसका मतलब बताओ। फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ 1 महीने का उधार है, अगले जैसे हम लोग करते हैं, सैलरी इस महीने का अगले महीने की पहली तारीख को देंगे, तो उस वजह से 1 महीना ड्यू चलता है। तो इस वजह से अमाउंट ऑफ 3 लाख ईच मंथ बता दिया। तो हर महीने का जो 3 लाख रुपया है वो अगले महीने मिलता है। इंटरिम डिविडेंड, जानते हो वर्ड इंटरिम डिविडेंड? सुने हो लॉ में क्या होता है इंटरिम डिविडेंड? ऐसे ही पूछ रहा हूं, इंटरिम डिविडेंड। वैसे फर्क नहीं पड़ता इस टॉपिक को उससे। बताओ इंटरिम डिविडेंड, एनीबॉडी? नहीं याद है? नहीं पता? वही, हाँ, एक तरीके से ऐसे बोला जाता है। एक तो नॉर्मल डिविडेंड होता है जो पे करते ही हैं, जिसको अपने प्रपोज डिविडेंड बोलते हैं, जो हर साल एजीएम में डिक्लेयर होता है। बट कई बार, हाँ कई बार क्या होता है, साल के बीच में ज़्यादा प्रॉफिट आ जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कंपनी, तो वो अचानक चुना शेयर होल्डर को गिफ्ट करने के लिए, शेयर होल्डर को खुश करने के लिए सामने से क्या देती हैं? इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम मतलब इंटरिम मतलब बीच में। वर्ड इंटरिम का इंग्लिश मीनिंग है बीच में। तो अगर इंटरिम बोल रहे हैं यानी ड्यूरिंग द पीरियड एक डिविडेंड दिया जाता है। क्या रहना बात आपको? उसको क्या बुलाते हैं बताइए? इंटरिम डिविडेंड। तो वैसे फर्क नहीं पड़ता पेमेंट कब हो रहा है ये बताओ। दिसंबर में, तो 2 लाख का पेमेंट दिसंबर। मशीन अगेन 10 लाख का खरीदे हैं सितंबर में, बट रीपेमेंट बोल रहा है इंस्टॉलमेंट में करेंगे, और वो भी इंस्टॉलमेंट कब से शुरू हो रहा है? अक्टूबर से, और 50,000 करके महीना। एडमिन एक्सपेंसेस भी है कुछ, जो कि 1 लाख रुपया पर मंथ है, और वो मिलेगा
इन द मंथ ऑफ देयर इनकरेंस, मतलब क्या? तो ये तो नॉर्मल है, ये तो जिस मंथ में हुआ उस मंथ में मिल जाएगा, तो इसमें कोई आउटस्टैंडिंग का झमेला नहीं, बट पेमेंट तो हो ही रहा है कैश में। हाँ, अज्यूम नो मिनिमम कैश बैलेंस इज रिक्वायर्ड, ऐसा कुछ नहीं है कि इतना तो रखना ही होगा। ओपनिंग कैश बैलेंस एज ऑन 1st October is given to you as 10 lakhs. You are required to prepare a monthly budget for 3 months, अक्टूबर से लेके दिसंबर। सबसे बढ़िया बात सवाल में क्या है बताओ जल्दी से? परचेजेस का डेटा नहीं है। किसका डेटा नहीं है? परचेजेस। अब परचेजेस नहीं है तो हम ये पॉइंट नंबर 4 बहुत दिक्कत से कर पाएंगे, बट अदर देन बाकी सब डेटा बहुत आराम से हो जाएगा। क्या डन है? तो पॉइंट नंबर 4 को छोड़ के बाकी सब तो कैश बजट में डाल देंगे, एक बार पॉइंट 4 को होल्ड में रखेंगे क्योंकि परचेजेस का डेटा साफ साफ नहीं दिया, जबकि पिछले सम्स में बड़ा आराम से दिया हुआ था। आइए स्टार्ट करते हैं अब सवाल। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 15। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 15। यस नयन, एक्स्ट्रा डिविडेंड, व्यू एक्स्ट्रा डिविडेंड। कैश बजट कितना महीना? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ओपनिंग बैलेंस, add receipts, less payments, closing balance। ओपनिंग बैलेंस अक्टूबर का दे दिया 10 लाख, हेंस हमने ये वाला पॉइंट यूज कर लिया 9। अब हम पहले सेल्स वाला पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 3 यूज करना चाहते, रिसीट्स लिखना चाहते। क्या ट्राई करोगे आप? पॉइंट नंबर 3 ट्राई करोगे आप? लास्ट क्लास जैसे किए थे एकदम सेम है, एकदम सेम। बताओ अक्टूबर में क्या क्या मिलेगा? अक्टूबर में क्या क्या मिलेगा? अक्टूबर का 10%, अगस्त के क्रेडिट सेल्स का 50% और सितंबर के क्रेडिट सेल्स का 50%। याद है लास्ट क्लास जैसे किए थे? ट्राई करो इसको, लिखते कैसे हैं सिखाया था आपको, बिना पीछे पलटे। बताओ क्या लिखे थे? याद है? लैंग्वेज, कैश सेल्स, 10% ऑफ करेंट मंथ। उसके बाद लिखे थे कलेक्शन, 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स ऑफ प्रीवियस मंथ और 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स ऑफ 2 months प्रायर। याद आ रहा लैंग्वेज?
रिसीट्स अक्टूबर का रेडी है क्या? अक्टूबर का रिसीट्स बताओ। 4 लाख, 18 लाख। क्या ये सही आया सबका? नेक्स्ट नवंबर महीने में नेक्स्ट 20 लाख, 25 लाख और 20 लाख 25,000 और लास्ट 18। देखो आया क्या, ये चेक करो। सबका कैश रिसीट्स मिल गया, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 3। अब पहले वेजेस का बात कर लेते हैं, क्रेडिटर को बाद में देखेंगे। वेजेस के साथ क्या हो रहा, खास बात है वेजेस में, हर महीने का वेजेस सेम है और वो 1 महीने बाद दे रहे। अरे क्या ही तो फर्क पड़ता है, 3 लाख लिखना है सीधा सीधा। तो बताओ क्या लिखोगे, बताओ। पेमेंट टू वर्कर्स या पेमेंट ऑफ वेजेस, बताओ कितना आ जाएगा? 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, सिंपल। वैसे ये क्या कर रहे हैं, ऑफ प्रीवियस मंथ। नेक्स्ट इंटरिम डिविडेंड पे किए हैं क्या? कितना दिसंबर में, सिर्फ कितना? 2 लाख। तो लास्ट महीने में 2 लाख। वेजेस 3 3 3, इंटरिम डिविडेंड लास्ट महीने में 2 लाख। मशीन से रिलेटेड बताओ। ईएमआई ऑफ मशीन, वो भी अक्टूबर से। ये भी हो गया। एडमिन का खर्चा, करंट मंथ। हो गया। अब सिर्फ एक चीज बचा, परचेजेस। तो यहां आएगा पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कितना महीने पहले का? तो मतलब ऑफ प्रीवियस मंथ। तो 1 मिनट, अगर ये बात लिख रहे हो इससे समझ में आना चाहिए तुमको किस महीने का परचेज निकालना है। चलो बताओ। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का। वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे गलती होता है, लोग को लगता है कि हमें तो ऐसे भी किसका निकालना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो वो लोग उसी का निकाल देते हैं परचेजेस। बट जबकि परचेजेस किसका निकालना है? 1 महीने पहले का। क्यों? क्योंकि 1 महीने बाद पेमेंट होता है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में परचेजेस रिलेटेड टू सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पेमेंट हो रहा होगा। तो नीचे एक वर्किंग नोट दिखाएंगे अब लास्ट, क्या बताओ तो? कैलकुलेशन ऑफ परचेजेस और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ परचेजेस। ट्रेडिंग बनाने का इतना दरकार नहीं है, तुम चाहो तो बना सकते हो। ट्रेडिंग बनाने का ऐसा कुछ दरकार नहीं, बट ट्रेडिंग बनाओगे तो तुमको 3 3 महीने का बनाना पड़ेगा। उससे बेटर एक स्टेटमेंट बना लो। अकाउंट से बेटर हमेशा क्या रहता है? एक स्टेटमेंट। तो बताओ पर्टिकुलर्स और क्या क्या लिखूंगा? सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। जल्दी से बताओ सेल्स इन सब का। सितंबर का, हाँ, सितंबर करके बोलो। 40,
40, 45 पक्का। इसमें से क्या हटाओगे पहले? वेरी गुड, जीपी। तो क्या आ जाएगा? COGS हटाते हैं, जीपी। जीपी कितना परसेंट है? तो सबका 20-20% हटाओ और COGS बताओ। 32 और लास्ट वाले का 36। आया क्या? देखो, आया क्या? COGS। हाँ तो ऑन सेल ही तो क्या, 25 है, 25 नहीं। तो ऑन सेल्स, जीपी भी तो ऑन सेल्स होता है, और सेल्स दिए ऑन सेल, और सेल्स ही तो है। डन है। जीपी हट गया क्या? जैसे ही जीपी गया COGS आ गया। क्या यही COGS परचेजेस है? बस इतना बता दो, क्या यही परचेजेस है? COGS क्या होता है? सारे खर्चे जो ऊपर से लेके नीचे तक। अच्छा, इसमें और क्या क्या खर्चा है जो कि दिया हुआ है बताओ? एक तो वेजेस, पक्का वेजेस है। और एक अजम्पशन ले सकते हैं, एडमिन ओवरहेड भी प्रोडक्शन नेचर का था, और इस वजह से वो किस में है? COGS में। ऑल्टरनेटिवली क्या मान सकते थे? एडमिन इसमें नहीं है, बट मान लेते हैं एडमिन इसमें है। अगर मान लोगे तो इससे क्या क्या हटाओगे बताओ? इससे वेजेस भी हटा देंगे और इससे एडमिन। वेजेस कौन से महीने का हटाओगे? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का। बट खास बात यह, बच जाओगे, सबका सेम है, कुछ भी कर लो सबका सेम है, बच जाओगे। वैसे ही एडमिन भी सबका सेम। तो रिमेनिंग फिगर क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम, हाँ हाँ, उसी महीने का वेजेस और एडमिन हटाएंगे। बट सबका सेम है तो बच गए, दिमाग नहीं लगाना पड़ा। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आया, और क्या वही परचेजेस मानते हैं? ओपनिंग क्लोजिंग सेम मानते हैं। बता दो कितना 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 है? 28, 28, 32 आ गया क्या? ओए आ गया क्या? बताओ ये किस किस का परचेज आया? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का, जो कि कब 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 पे हो रहा है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। तो एज इट इज ये तीन फिगर कहाँ लिख देंगे? यहाँ पे 28, 28 और 32। खत्म, गेम ओवर। सारे एडजस्टमेंट डन। क्या अब हम ऐड प्लस माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस निकालना चालू करें? पहले पहले महीने का, ताकि आगे बढ़ सके। अक्टूबर महीने में 10 लाख का ओपनिंग है, फिर 3 रिसीट्स है, 4 पेमेंट्स है। लेस करो, फटाफट ऐड लेस करो। क्या क्लोजिंग बैलेंस कितना? 15,25,000 आया। 15,25,000 आया। कर रहे हैं, मतलब इसमें क्या कर रहे हैं अब क्या कर रहे हैं? अब तो मतलब कर भी नहीं सकते कुछ। $15,25,000 अगले महीने में एड लेस करके 23 अगले महीने में। डन, भरपूर, गजब हो गया। दिस वॉज योर
कैश बजट टॉपिक। इजी इजी। चलिए अगला हेडिंग देंगे कॉपी में, बताइए हेडिंग नंबर क्या। बहुत दिन हो गया हेडिंग दिए, लास्ट हेडिंग दिए थे फंक्शनल बजट, जिसमें कुछ नहीं लिखवा है, सिर्फ सम्स किए, क्योंकि फंक्शन के अनुसार हर एक का बजट अलग था। ये मारा ही नहीं है हेडिंग। 5 था कि 5 होगा? 4 था फंक्शनल बजट। फ्लेक्सी बजट को क्या बनाए थे? बुलेट ही था, पॉइंटर नहीं लिख रहे अपने। 3 था तो वो 4 कर दो फंक्शन को और इसको 5। हाँ, उसके बाद अब 4 कर दो फंक्शनल को और 5 कर दो जो अभी लिखवा। 5 में लिखेंगे मास्टर बजट। ये भी एक थ्योरी टॉपिक है, बट एक फॉर्मेट है, इसके बेस पे एक सम्स है। क्या होता है मास्टर बजट? नाम से समझते, बताइए नाम क्या लग रहा है? ओके, अच्छा, मतलब जितने सारे अभी तुमने बजट बनाए उन सबको अगर एक मास्टर शीट में लिख दे, मतलब सब कुछ मिला के एक जगह प्रस्तुत कर दे, तो उसको क्या बुलाते हैं बताओ? मास्टर बजट। मतलब सर सेल्स वाला जितना इतना मेहनत किया, सेल्स बजट निकाला, प्रोडक्शन वाला इतना मेहनत किया, प्रोडक्शन निकाला, सारे खर्चे अपने मेहनत किए, खर्चे निकाले, सबको एक जगह कंसोलिडेट करेंगे और जो एक स्टेटमेंट बनाएंगे उसको क्या बुलाते हैं? मास्टर। सर ये कौन बनाता है सर? ये कौन बनाता है कंपनी का? पहले तो ये देखो, ये बनाया जाता है सीईओ या सीएफओ द्वारा। कौन? सीईओ या सीएफओ द्वारा। सीईओ ये बजट बनाता है, और कंपनी का सीईओ मतलब इनडायरेक्टली जो कंपनी के मालिक के तुरंत बाद होता है, जो कि कंपनी का फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है, टॉप डिसीजन मेकर होता है, वो ये बनाता है, जिसका नाम है सीईओ या सीएफओ। जैसे मैंने बोला छोटे लेवल पे सब पापा ही मेरे सीईओ है, पापा ही मेरे मालिक है, पापा ही मेरे सब कुछ है, मतलब वही स्टाफ भी है, वही खुद मालिक भी है। बट बड़े बड़े कंपनी में सर डेजिग्नेशन स्टैब्लिश्ड रहता है। जैसे आप भी रिलायंस का सीईओ बन सकते हो, यानी मुकेश अंबानी हो जरूरी नहीं है, और है भी। मुकेश अंबानी के 3 बिजनेसेस हैं, और वो 3 बिजनेसेस को 3 पार्ट में ब्रेक करके रखा। एक रिलायंस पेट्रोलियम कंपनी, एक बना के रखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, नहीं रिटेल चेन, जहाँ पे सारे वो रिटेल्स का काम करता है, और एक है जियो। रिटेल का काम में उसका जैसे वो जियो मार्ट जो आप देखते हो। अच्छा, रिलायंस का जो वो डिजिटल है, रिलायंस डिजिटल। अच्छा, रिलायंस ट्रेंड्स है, ट्रेंड्स, ये सारे चीज वहाँ आते हैं जो आप लोग देखते हो, जहाँ से आप कपड़ा खरीदते हो रिलायंस का, और इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हो, वो रिलायंस रिटेल्स में आता है। और रिलायंस पेट्रोलियम मतलब सारा तेल का खान, यानी पेट्रोल पंप्स। और लास्ट क्या बोला? जियो, द अपकमिंग न्यू वेंचर, जो कि कब का कब कहाँ पहुंच गया पता ही नहीं चला, मतलब अब भी आया था और अब भी आसमान छू लिया। तो ये जो 3 वेंचर्स है, इस 3 वेंचर्स में पेट्रोलियम का खुद वो सीएफओ है, खुद बन के रखा। बट सिंस इतना भारी बिजनेस है, सबका डिसीजन वो नहीं ले सकता, तो वो अपने अंडर आप जैसे लोगों को सीईओ सीएफओ बना के रखा। मतलब वो क्वालिफाइड लोगों को, जो भी धीरे धीरे कंपनी में बहुत दिन से थे, उनको सीईओ सीएफओ बनाया। टाटा का आप सुने होंगे, नारायण मूर्ति जी आए थे बीच में रतन टाटा की जगह। तो वैसे ही कंपनी में कई अदर्स भी सीईओ सीएफओ बन सकते हैं। जैसे गूगल का आप जानते हो सुंदर पिचाई, तो अब वो थोड़ी कंपनी का मालिक है बे, कंपनी का मालिक तो 2 जन और है, वो लोग मिलके गूगल बनाए थे। बट आज सीईओ सीएफओ कौन है उनके? भाई देखो, इंडियन है, प्राउड फीलिंग। तो उस चक्कर में मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो तरीके से सीईओ सीएफओ बना जाता है, वो तो हमें पढ़ लिख के बन जाएंगे सर, बट वो क्या करते हैं तो जाने, वो क्या बनाते हैं?
मास्टर बजट। वो अल्टीमेटली सारे बजट को कंसोलिडेट करके एक जगह लिखते हैं और एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालते हैं बिजनेस का या कंपनी का फॉर दी कंसाइडेड, मतलब कंसीडर्ड या पर्टिकुलर पीरियड। क्या डन है बात आपको? कई बार सीओ सीएफओ भी बेचारे बहुत काम से दबे हुए रहते, बोलते हमसे ना हो पाई, हमसे ना हो पाई। क्यों सर? हमारे पास इतने और फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं कि ये भी अगर हम करेंगे तब तो हो गया। तो सर और बड़ी कंपनी में क्या होता है, वो सीईओ सीएफओ अपने अंदर एक आदमी रखता है जिसको बोलते हैं बजट ऑफिसर। क्या बुलाते हैं बोला तो? बजट ऑफिसर। नाम भी अच्छा लगा, बजट का ऑफिसर। वो बजट ऑफिसर क्या करता है, वो ये बजट बनाता है और वो सारे बजट के जितने भी वो मेंबर्स थे, कमिटी मेंबर्स जो हर डिपार्टमेंट के हेड्स थे, उनके साथ रेगुलर मीटिंग्स करता है और उनसे इंसाइट्स लेते लेते, फिजिबिलिटी चेक करते करते इस बजट को बनाता है। और इस बजट को किसके आगे प्रस्तुत करता होगा, सोच के देखो। वेरी गुड, सीओ सीएफओ। और वो इसको साइन कर देता होगा और फिर मालिक को दिखा के अप्रूवल ले लेता होगा। तो इस तरीके से बजट, मास्टर बजट बनता है। ये मास्टर बजट में लिखा क्या रहता है सर? नथिंग बट अ कॉन्सोलिडेटेड पीएल। क्या रहता है? कॉन्सोलिडेटेड पीएल, कंडेंस्ड पीएल। क्या लिखता रहता है बोलो? कंडेंस्ड पीएल। कंडेंस्ड मतलब एक तरीके से समराइज्ड वे में पीएल लिखा हुआ रहता है। तो सर इसका फॉर्मेट कैसा होता है? बड़ा सिंपल होता है और इस फॉर्मेट को आप देखोगे आने वाले एफएम सब्जेक्ट में इनकम स्टेटमेंट के तौर पे। किस तौर पे बोलो तो? इनकम स्टेटमेंट के तौर पे। देखो कैसे बनता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स और उससे माइनस कर देते हैं COGS, जो हमने कॉस्ट शीट में देखा था, यानी एज लर्नड इन कॉस्ट शीट। ठीक है, जैसे ही ये लेस करेंगे बताओ क्या आ जाएगा? कोई बताएगा इसका नामकरण? आज तक नहीं निकालते थे बट ये प्रॉफिट को कुछ नाम देते हैं, बताओ क्या नाम दे? वेरी गुड, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बुलाते थे इसको? ग्रॉस प्रॉफिट। नहीं, अभी तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं आया है दोस्तों, अभी तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं आया है दोस्तों। क्यों बताओ? क्योंकि अभी तक क्या नहीं आया है बोलो? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जब तक नहीं होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहां से आएगा? तो बताना, लेस क्या करेंगे अब इधर से? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जैसे ही ये लेस करेगा क्या आ जाएगा? अब आएगा आपका कौन सा प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सीओएस लिख ही नहीं रहे कहीं, सीओजीएस लिख दिए। सीओएस कहाँ लिख रहे हैं? हम खर्चा थोड़ी लिख रहे हैं, हम तो सेल से लेस करना चालू कर दिए। और एक नया एलिमेंट आया, बताओ क्या? जीपी। जीपी क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ये वही तुम्हारा अकाउंट हो गया। बताओ अविनाश सर जो सिखाते हैं, क्या ये वाला पाथ को अविनाश सर जीपी लिखते थे? 2GP लिखते थे और यहाँ क्या लिख देते थे? बाय। फिर यहाँ क्या लिखना चालू करते थे? यही अदर एक्सपेंसेस। बट अभी तक अविनाश सर या इसके बाद अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी यहाँ लिख देते थे और सीधा एनपी लिखते थे। नवनीत मुंद्रा बोला था ना, इस बात से उसको डर लगता है और अजीब लगता है। वो एक और काम कर रहा है और वो बीच में एक और चीज निकालता है जिसको क्या बुलाते हैं, और यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ट्रांसफर करके फिर वो इंटरेस्ट, टैक्स, ये सब खर्चा माइनस। सेम काम हम किस में बनाते हैं बोलो? बजट चैप्टर में। बजट चैप्टर में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के बाद अब सिंस धंधे का प्रॉफिट आ गया, इसको हम एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं EBIT। क्या नाम दिया? देखो EBIT। एफएम में बहुत बार आपको ये वर्ड सुनने मिलेगा, EBIT। E स्टैंड्स फॉर अर्निंग्स, B स्टैंड्स फॉर बिफोर, इंटरेस्ट, I स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट एंड T स्टैंड फॉर टैक्सेस। यानी वो फाइनेंशियल खर्चे अदर देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सब खर्चा कटने से पहले जो प्रॉफिट आता है उसको क्या बुलाते हैं बोलो? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। वेरी गुड ना। जैसे ही ये आ जाएगा इसके बाद हम क्या काटेंगे बोलो? इंटरेस्ट। और क्या आ जाएगा बोलो? EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। आई हट गया क्योंकि आई कट गया। अब क्या हटेगा बोलो? टैक्स। और जैसे ही ये टैक्स हटता है इसको हम बुलाते हैं ईट। क्या बुलाते हैं बोलो? ईट। प्रोनाम अर्निंग आफ्टर टैक्स। बस दैट्स इट।
आप अकाउंट्स में ये निकालते थे जीपी के बाद सीधा, विच इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। आप अकाउंट्स में सीधा जीपी के बाद ये निकालते थे, और अगर आप टैक्स भी माइनस कर देते हो पीएल एप्रो में तो आप ये निकालते थे। तो ये अकाउंटिंग डायरेक्ट ये निकालता है, बट मैं अभी बात कर रहा हूं मेरे कॉस्टिंग की, एफएम की। तो एफएम में आपको ये फॉर्मेट देखने मिलेगा आगे जाके, क्योंकि एफएम क्यों ये देखने मिलेगा, एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कौन कर रहा है फाइनेंशियल डिसीजंस, सीईओ सीएफओ। कौन बना रहा है ये सब डिसीजन, सीईओ सीएफओ। तो उसको तो ये बना के लेना होगा डिसीजन, तो वो ये चीज हमेशा बनाएगा। तो मास्टर बजट इज प्रिपेयर्ड इसीलिए कौन भाई, सीईओ सीएफओ, क्योंकि उसको डिसीजन लेना है। तो इस वजह से ये एक जगह कंसोलिडेटेड वे में बनता। बनाएंगे प्लीज फॉर्मेट ऑफ मास्टर बजट, और नीचे फिर कुछ नोट्स। हाँ, एफएम में पूरा यही सवाल है। सेल्स लेस सीओजीएस, जीपी लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ईबीआईटी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेस इंटरेस्ट ईबीटी, लेस टैक्सेस ईट। डन, पक्का एवरीबॉडी, ओके। बट सिंस हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, हम जनरली ये वाला बात कॉस्ट में नहीं डालेंगे, हम एफएम में ही जाके सीखेंगे। ऑल तो मेरे को फॉर्मेट बताना था तो मैंने एक जगह बता दी, यानी कॉस्ट में आपको यही डेटा देता है। और ये तो हम ऑलरेडी कहां सीख चुके हैं बताइए, कॉस्ट शीट में। वेरी नाइस, कहां सीख चुके हैं, बट थोड़ा अलग तरीके से बनेगा। कॉस्ट शीट कहां तक बनाएंगे इस बार, वेरी गुड, सीओजीएस तक। और उसका वो अमाउंट को कॉपी पेस्ट कर देंगे इस फॉर्मेट में, और सेल्स से क्या हटा देंगे, सीओजी। जबकि आज तक कॉस्ट शीट में सेल्स और सीओएस को कंपेयर करते थे, राइट। सेल्स और क्या आता था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सीधा। इस बार वैसे ना करके सेल्स और किसको कंपेयर करेंगे, सीओजीएस तक। क्या आएगा फिर, जीपी। फिर जीपी से क्या लेस करेंगे, अदर वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। जैसे वो लेस करेंगे क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हुआ, किसमें, कॉस्ट शीट का। कॉस्ट शीट को सीओजीएस तक बनाएंगे। हाँ, वो भी नीचे आएगा। अगर ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू जनरल नेचर होता है तो वो यहां आता है, बट आपके सिलेबस में बहुत कम चांस है वो। क्या डन है ना। तो इसके बेसिस पे एक सवाल है, और उससे पहले कुछ नोट्स लिखना। मास्टर बजट इज प्रिपेयर्ड बाय, मास्टर बजट इज प्रिपेयर्ड बाय सीईओ, फुल फॉर्म, चीफ नहीं, चीफ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी। full stop. Sometimes due to more responsibilities
ही और शी, क्यों भाई फेमिनिज्म कैसे छोड़ दे, ही और शी कैन डेलीगेट, कैन डेलीगेट दिस टास्क टू डैश, बताओ बताओ बताओ, टू बजट ऑफिसर, कैन डेलीगेट दिस वर्क या टास्क टू बजट ऑफिसर, फुल स्टॉप। बजट ऑफिसर along with, along with the divisional heads, along with the divisional heads of each department, ब्रैकेट में the divisional heads of each department, ब्रैकेट में सेल्स, कॉमा प्रोडक्शन, कॉमा परचेज, कॉमा एचआर, एक्सेट्रा, ब्रैकेट क्लोज, forms a committee, forms a committee where they discuss about the feasibility, where they discuss about the feasibility of each estimates। याद है ना, सारे बजट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड थे। ऐसा नहीं होगा सेल्स बोल दिया तो प्रोडक्शन को करना ही पड़ेगा, अरे है ही नहीं उतना औकात, तो सेल्स को भी अपना बजट को रीडिजाइन करना पड़ेगा ना। तो इस वजह से सब मीटिंग्स कमिटीज बनते हैं जहां वो लोग मिलके ये सब डिसीजन लेते, और अल्टीमेटली बजट ऑफिसर इस सब का क्रक्स एक जगह लिख के साइन करवाता। ठीक है, लिखना नेक्स्ट लाइन, एवरी नोटिंग ऑफ such meetings are noted in a budget manual, underline the word budget manual, are noted in a budget manual। नाम समझ में आ रहा है? तो बजट मैनुअल क्या हो गया बताओ, एक डॉक्यूमेंट है जहां पे क्या करते हैं, सारा बजट में जो डिसीजन लिया जाता है वेरियस डिपार्टमेंट्स के बीच में, उस सबको एक जगह नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे अपने आता है ना मैनुअल, एसी का मैनुअल, अच्छा स्कूल में भी मिलता है मैनुअल, शुरू में डायरी, ये देखो ये रहा एसी का मैनुअल। क्या मैनुअल है कि नहीं? ये मैनुअल किसका है? एसी का है। क्या बताता है सारा कि अरे एसी में क्या क्या है, कैसे यूज करना है इसको, वार्निंग फॉर्निंग लिखा हुआ है कि ध्यान रखिएगा, ऐसे करिएगा। वैसे ही बजट का मैनुअल बनता है जहां सारी ध्यान रखने वाली बातों को एक जगह लिखा जाता है। क्या बोलो, डन हो रहा है बात आपको? पक्का? चलो, तो ये आपको नोट्स लिखवा दिया थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। आइए एक सम्स देख लेते हैं। सम्स नंबर 19, पेज नंबर 10। क्या बनाना है सम्स में? फर्स्ट लाइन में मास्टर बजट, सेल्स दे दिया क्या?
कितने क्या क्या बेचता है? 2 टाइप ऑफ वुडन शीट्स है, एक का 70 लाख, एक का 30 लाख। ये जो 2 टाइप के वुडन शीट्स बेचता है, इसके ऊपर कितना खर्चा लगता है वो नीचे दिया है। क्या 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 मटेरियल का दिया है, 65% ऑफ सेल्स फ्लैट, तो 1 करोड़ का सेल्स है, 70 और 30 कितना होता है? 1 करोड़, है ना। 1 करोड़ का सेल्स पे 65 लैक्स, 65% यानी 65 लैक्स का मटेरियल का खर्चा। इसके अलावा वेजेस का खर्चा साफ साफ दे दिया, कितना करके बोलो तो? 25 वर्कर का 1500 करके पर मंथ। तो ये सर एट दी रेट बोला है, मतलब एक एक का। तो बताओ 1500 इंटू 25 इंटू 12, 1500 इंटू 25 इंटू 12, है ना। ठीक है। इसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है, क्या क्या? इनडायरेक्ट लेबर, एक मिनट, मेरे ख्याल से टाइपिंग एरर हुआ है। नहीं, टाइपिंग एरर ऐसा हुआ है, इनडायरेक्ट लेबर के अंदर वो स्पेस जाएगा, मतलब वर्क्स मैनेजर एक और शिफ्ट होके आएगा, क्योंकि 2 इनडायरेक्ट लेबर है। नीचे देखो अगले पन्ने में एक फोरमैन दिख रहा है, फोरमैन, तो 2 इनडायरेक्ट लेबर है, एक कौन? वर्क मैनेजर, और एक कौन बोलो? फोरमैन। तो गलत नहीं है, डेटा इज ओके। एक शिफ्ट होगा, मतलब इनडायरेक्ट के अंदर 2 जन, कौन कौन बोलो? ये समझ गए तो? मतलब ये अगर फैक्ट्री ओवरहेड है तो उसके अंदर 1, तो ये 1 का ए 1 का बी, समझ गए? तो बताओ, वो तो साफ साफ दे दिया। वर्क मैनेजर का सैलरी कितना? 5500 पर मंथ। अब उसमें कोई आदमी नहीं गिनाया, तो मतलब वो एक ही है, इंटू 12 कर देंगे। वैसे ही फोरमैन भी एक ही है, इंटू 12 कर देंगे। फिर आया स्टोर्स एंड स्पेयर्स, कितना है वो? 2.5% ऑन सेल्स, तो वो भी निकाल लेंगे। डेप्रिसिएशन दे दिया, अच्छा लाइट पावर दे दिया, रिपेयर मेंटेनेंस दे दिया, अदर सन्ड्री दे दिया। वैसे ये सब है क्या? सब सभी के सब क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। सबके सब क्या है? फैक्ट्री। तो यहां तक का खर्चा का टोटल कर देंगे तो COGS आ जाएगा। फिर क्या दिया है नीचे? एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो एडमिन वर्ड दे दिया, बट है तो सेलिंग के साथ, तो नीचे वाला ही जगह का दिया डेटा। बताओ क्या चीज का कितना दे दिया? 399। तो क्या दे दिया आपको? सारा डेटा। सिर्फ क्या बनाना है? मास्टर बजट। अच्छा, मास्टर बजट में EBIT के बाद का डेटा दिया नहीं है, तो ठीक है, नहीं बनाएंगे, वहीं तक छोड़ देंगे, क्योंकि हम आपको बोले कॉस्ट में उतना लोचा नहीं देता। आएगा FM में वापस आएगा ये, तब वो लोचा वहीं से चालू होगा। वहां पे EBIT तक का लोचा नहीं देगा, EBIT के बाद से लोचा देगा। ठीक है ना, रिले रेस है भाई। कॉस्ट यहाँ तक काम करेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहाँ तक काम करेगा, वो फिर अपना पकड़ा देगा उसको। वो एक तो जो क्या वो एक सेकेंड, स्टिक बोल लो, कोई पेपर भेज दो, हाँ उसको पकड़ा देगा और वो फिर लेके भागेगा। ठीक है, आइए डंडा, हाँ डंडा दे देगा। तो उससे अच्छा तो स्टिकी वर्ड था यार, डंडा। आओ, मास्टर बजट। सबसे पहले सेल्स बताओ, 70 प्लस 30 है ना, 100 लाख। आएगा सेल्स लेस क्या? COGS, वर्किंग नोट नंबर 1, तो क्या आ जाएगा बोलो? GP। हम्म, उसको वर्किंग नोट बोल दे जो बनाई है, या तो क्योंकि ये चालू कर दिया RM से लगता है, तो उसको वर्किंग नोट बना दे, वो करेंगे। COGS निकालता, तो वो तो वर्किंग नोट हो गया, निकाल देंगे नीचे। पहले एक फॉर्मेट बना के छोड़ देते हैं। लेस क्या? सेलिंग एडमिन कॉमा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 399, तो क्या आ जाएगा बोलो? EBIT। बस अब एक चीज निकालना है, क्या? COGS। फॉर्मेट रेडी है, मास्टर बजट।
हाँ, आइए वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ COGS। रॉ मटेरियल बताइए। 100 लाख का 65%, 65 लाख। वेजेस बोलिए, वेजेस 25 वर्कर्स, हाँ 1500 करके 12 महीना। 4 लाख। सर प्राइम कॉस्ट अलग से लिखे, जरूरी नहीं है, सीधा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर बहुत सारी चीजें, इनडायरेक्ट लेबर है उसके अंदर भी दो है, एक वो इनडायरेक्ट वर्कर है या कुछ नाम है, वर्क्स मैनेजर, और एक फोरमैन है। वर्क्स मैनेजर का सैलरी बताओ। 60, और फोर्समैन का 12 भी तो इंटू करना है, 54,000। 66 और 54, 12 से इंटू करना है दोनों को। इसके बाद डिप्रीसिएशन, इसके बाद हाँ लाइट एंड पावर। कुछ छूटा तो नहीं है तुम लोग का? एक चीज छोड़ा है तुम लोग, स्टोर एंड स्पेयर्स। पहले आएगा स्टोर्स एंड स्पेयर्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स विच इज 2.5% ऑफ सेल्स, यानी 2.5 लाख। लाइट एंड पावर अब बोलो 30,000। नेक्स्ट रिपेयर्स 80,000, और अदर सन्ड्रीज जिसका कैलकुलेशन बोला 10% ऑफ 4.5 लाख, 45,000। इन सब का टोटल इज COGS 76,01,000। डन। डन। तो यहां होता है अपना ये वाला टॉपिक कंप्लीट। लास्ट टॉपिक कॉपी में हेडिंग देंगे, हेडिंग नंबर 6। अच्छा ऊपर पुट करना रह गया, 76,01,000 लेस कर दो उसको, 23,99,000। सुकून मिलेगा जब ऐसा फिगर आए, लेकिन 3,99,000 लेस हो रहा।
20 लाख का ईवीएम। मैंने ये नहीं बोला राइट होगा, मैंने बोला सुकून मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, सुकून मिलना चाहिए। राइट रॉन्ग का बात ही मत करना तुम लोग, बोलो सुकून मिलता। क्या बन गया ऊपर वाला समझ में आ गया फॉर्मेट और थ्योरी इसका? आ जाइए लास्ट, बजेटरी रेशियो। आपको मालूम है आपके बजट के पूरा चैप्टर का नाम क्या है इंस्टीट्यूट द्वारा? वेरी गुड, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। कंट्रोल कंट्रोल, क्यों वर्ड कंट्रोल है सुनना। बजट सिर्फ बनाने से नहीं होता, बजट को रेगुलरली री इवैल्यूएट किया जाता है और उसमें जो दिक्कत होता है उसको अगली बार से ठीक किया जाता है ताकि आगे से वो गलतियां ना दोहराई जाए। पूरे चैप्टर में हमने कहीं भी कंट्रोल नहीं किया, हमने सिर्फ बनाया बजट। ये एक टॉपिक और अगला चैप्टर, अगला का अगला चैप्टर मैं कराऊंगा बट विच इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वो पूरा का पूरा डील करता है इस बजटरी कंट्रोल के ऊपर। मतलब ये जो हम टॉपिक करेंगे और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज टोटली रिलेटेड टू विच टॉपिक बताओ? बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल का मतलब क्या होता है सर? कि जो अभी बजट बनाए अब उसको एक्चुअल डेटा के साथ कंपेयर करके वो जो फ्लॉज या कुछ अच्छी बातें हैं उनको निकालना। आपके सिलेबस में बजटरी रेशियोज तक सिर्फ और सिर्फ लेबर रिलेटेड बातचीत की गई है और लेबर को दो चीज काम का है। पहला, वो किस औकात में काम कर रहा है, दूसरा वो किस शिद्दत से काम कर रहा है। वर्ड अच्छा लगा? एक क्या बोले, औकात मतलब हिंदी का इंग्लिश करो, कैपेसिटी में काम कर रहा है। दूसरा किस शिद्दत से काम कर रहा है, एफिशिएंसी। क्या डन है बात? जिस औकात में जितने एफिशिएंसी के साथ वो काम करेगा उतना काम होगा, जिसको हम बुलाएंगे एक्टिविटी। क्या बुलाएंगे बोलो? एक्टिविटी मतलब काम। वैसे ये बात मैंने ऑलरेडी ग्रुप 1 में पढ़ाया है। 3 रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पूरे पूरे सिलेबस में आपके। पहला बताओ नाम, कैपेसिटी। दूसरा नाम बोलो एफिशिएंसी, और तीसरा बोलो एक्टिविटी। यहां हम पूरा का पूरा डील करते हैं लेबर के आवर्स से रिलेटेड। तो हमें 3 आवर्स निकालने पड़ते हैं जो कि इन 3 आवर्स के बेसिस पे ये पूरा टॉपिक समाया हुआ। पहला आवर्स को हम बोलते हैं बजटेड आवर्स। क्या बुलाते हैं बोल दो? बजटेड आवर्स के बाद हम निकालते हैं एक्चुअल आवर्स। क्या निकालते हैं? बीच में हम निकालते हैं स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्या वर्ड बोला बोलो तो? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर। सर समझ में नहीं आया, थोड़ा बताओ ना। जरूर, मैंने आपको बोला था 10 चैप्टर पढ़ने 10 घंटे में। यानी एक एक चैप्टर को कितना देर में पढ़ना था? 1 घंटे में। आपने एक चैप्टर पढ़ा 5 घंटे में। कितने घंटे में? 5 घंटे। एकदम मस्त घर पे बैठे 5 घंटा पढ़ाई किया, बोला अरे मजा आ गया सर, आज तो मजा आ गया। और उस वजह से अगर मैं आपको बोलूं तो आपका औकात क्या था बताओ? मैंने क्या डिफाइन किया था? 10 घंटा पढ़ना। आपने कितना? नहीं 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 नहीं, औकात को इस बात से मतलब नहीं है। मम्मी जब पूछी, मम्मी पूछी तुमसे क्या सर कितने देर का होमवर्क दिए, क्या होमवर्क दिए नहीं पूछती है मम्मी। मम्मी क्या पूछती है सुनना? कितने देर पढ़ने बोले? मम्मी पाप सर आज 10 घंटा पढ़ने बोले। ठीक है, देखा लल्ला कितना देर पढ़ा? 5 घंटा तो पढ़ा। बट मम्मी नाराज तो है। क्यों? क्योंकि वो 10 घंटा पढ़ा नहीं। नहीं, एक चैप्टर नहीं पढ़ा, वो बात नहीं। वो क्या देख रही है? 5 ही घंटा पढ़ा। ये देखो कैसे बोल रहा है वो शशि, बोला 5 ही घंटा पढ़ा था। एकदम एक्टिंग कर रहा है मम्मी वाला ऐसे, आज तक नहीं किया कुछ, अभी एक्टिंग कर रहा है। 5 ही घंटा पढ़ा। तो ये जो 5 ही घंटा पढ़ा, क्या मम्मी नाराज है? बिल्कुल नाराज है। बट मम्मी को तो नाराजगी जितनी है उतने सर को तो उससे ज्यादा की होगी। क्यों? सुनना, सर तो ये भी पूछेंगे
ये 5 घंटे में कितना पढ़ा? सर बोले थे 10 घंटे में कितना चैप्टर पढ़ने, तुमने 5 घंटा पढ़ा। सर बोले चलो कोई नहीं, बताओ तो वो 5 चैप्टर कौन सा पढ़ा? सर 5 चैप्टर, एक पढ़े हम। बोला एक पढ़ा है तुम उसमें? बोला हाँ, एक तो कम पढ़ा, ऊपर से 5 घंटा लेके एक ही चैप्टर पढ़ा, तो मतलब एक तो औकात भी कम, दूसरा सिद्धत भी कम। क्या नहीं लगता एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है? समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि आप अपने आप को रिलेट कर रहे होंगे इसमें कि हाँ हमारे साथ यही होता है सर। 10 घंटे का होमवर्क देंगे 10 चैप्टर का, तो हम लोग 5 घंटा पढ़ के एक चैप्टर करके आके नेक्स्ट क्लास मुंह दिखाएंगे आपको, गजब। तो अब जो ये बात आया, सर बीच में एक बात बोले, ध्यान से सुनना। सर बोले अच्छा ठीक है 5 घंटा पढ़ा, बट 5 घंटे में कितना पढ़ा ये तो बता। तो वो जो कैलकुलेशन आपने किया उसको बुलाते हैं स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। व्हाट इज योर एक्चुअल आउटपुट, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, 1 चैप्टर। तो एज पर द एक्चुअल आउटपुट व्हाट शुड बी योर टाइम, ये 1 चैप्टर के हिसाब से कितना टाइम लगना चाहिए था? 1 घंटा। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल डेटा, एंड दिस इज कॉल्ड बजटेड डेटा। क्या बोलो, डन है? बजट में सर ने बोला था 10 चैप्टर 10 घंटे में पढ़ने, आपने एक चैप्टर 5 घंटे में पढ़ा, और उस हिसाब से दोनों जन आपको पीछे में देंगे एक स्केल से एक जन मारेगा, एक तो बैट से, वो जो जिससे थापी, जो छन्नी थापी होता था हमारे टाइम में कपड़ा धोने के लिए, जानते हो, लकड़ी का इतना सा थापी होता था जिसको ना घर में मम्मी कपड़ा धोने के लिए यूज करती थी, उससे तड़ातड़ खाते थे हम लोग मार। उसको दर्द होना चालू हो गया वहां। अरे चिंता मत कर, अब नहीं खाएगा, वो टाइम गया। खाया हुआ है थापी से, खाया हुआ है? तो हम भी बहुत खाए हुए। बैट नहीं, वो बैट ही होता था, वो लकड़ी का बैट जिससे मम्मी लोग कपड़ा धोती थी तड़ातड़। वॉशिंग मशीन नहीं था घर पे, वो लकड़ी का बैट था जिससे थड़ खाते थे। तो रोने लग गया। अरे हर्ष चिंता मत कर, अब नहीं होगा, उसको याद आ रहा है लोगों को। चलो कोई नहीं। तो यहां तो मम्मी तो नाराज है ही, सर तो और नाराज, वो तो हैंगर मंगवा लिए, बोले मारेंगे एकदम स्केल से यार, हैंगर से इसको। तो अब जो ये दोनों जन नाराज है का रीजन तुमको समझ में आ गया? मतलब इनका ना तो कैपेसिटी ठीक है इसका, ना तो एफिशिएंसी ठीक। अब रेशियो निकालना है। रेशियो मतलब पक्का क्या निकालेंगे सर? समथिंग बाई समथिंग, क्योंकि हमें यूनिट फ्री मेजर बनाना है, ये नापने के लिए कि वो कितना शिद्दत से काम किया या किस कैपेसिटी पे काम किया। कैपेसिटी वाइज यानी मम्मी के तरीके से सोचना, मम्मी के तरीके से। मम्मी क्या चाहती है जल्दी से बताओ? ज्यादा घंटा काम पढ़े, और 10 घंटा बोला तो 10 या 10 से ज्यादा ही पढ़े भाई। किससे? 10 घंटे से कंपेयर किया ना आपने उसको, यानी मम्मी को काम से लेना देना नहीं है, मम्मी को सिर्फ घंटे से लेना देना। तो मम्मी आवर्स कंपेयर करती है, और आवर्स वाइज मम्मी 2 चीज कंपेयर करती है, बजट और एक्चुअल। मम्मी चाहती क्या है बताओ? एक्चुअल ज्यादा हो, ऐसे बात करो, क्या ज्यादा हो? एक्चुअल ज्यादा हो बजटेड से। तो कोई भी रेशियो बनता है ना, वो फेवरेबल एंगल से बनता है। मैंने वही बोला फेवरेबल रिजल्ट के बेसिस पे बनता है। क्या वर्ड बोले? फेवरेबल एंगल से बनता है। एंगल क्या था? फेवरेबली वी वांट एक्चुअल ज्यादा हो बजटेड कम हो, एक्चुअल ज्यादा हो बजटेड कम हो। हेंस न्यूमरेटर में एक्चुअल लिखेंगे और डिनोमिनेटर में बजटेड लिखेंगे, ताकि आंसर 100 या 100 से ज्यादा आए, परसेंट वाइज 100 या 100 से ज्यादा आए। जैसे अपने एफिशिएंसी में बोल रहे थे ना, 100 से ज्यादा होता है तो अच्छा मानते हैं, 100 से कम होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? लेस एफिशिएंट। वैसे ही कैपेसिटी वाइज अगर 100 से ज्यादा आएगा तो क्या आएगा? ओवर कैपेसिटी से काम कर रहा है, और एक तरफ कम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर कैपेसिटी। जैसे इस सम्स में आपका कैपेसिटी 50% है, कैसा लगा ये बात? आपका कैपेसिटी 50% है, कैसा लगा ये बात? बताओ कैसे आया 50%? 5 डिवाइडेड बाई 10, 1 मत कर देना। अगर आप बोलोगे 1 तब तो आपका कैपेसिटी 500% है, जो कि गलत है। आपका कैपेसिटी वाइज हम कभी भी स्टैंडर्ड नहीं, हम किसको किससे कंपेयर करते हैं? एक्चुअल और बजटेड। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो 50% कैपेसिटी पे आप काम कर रहे हो। तो मम्मी बोली यार आधा पढ़ा आज तो, इसको 10 घंटा पढ़ने बोले थे 5 घंटा पढ़ा। एकदम सही लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, यही घर पे होता है हमारे साथ, और यही चीज को हम क्या बुलाते हैं? बोलो कैपेसिटी रेशियो। नेक्स्ट सुनना,
एफिशिएंसी। अब सर देखो क्या बोल रहे हैं, सर बोल रहे तुमको इतना देर पढ़ने बोला था, इतना चैप्टर करने बोला था, चलो ठीक है तुमने एक चैप्टर पढ़ा, तो वो एक चैप्टर कितने देर में पढ़ना चाहिए था? 1 घंटे में। इसको क्या बुलाते हैं सर? स्टैंडर्ड आवर्स। क्या बुलाते हैं? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्या बुलाते हैं? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर आपने कितने देर में पढ़ा? 5 घंटा। अगेन सर चाहते क्या थे? 1 घंटे में पढ़ ले या उससे कम में पढ़ ले। यानी इस बार हम एफिशिएंसी वाइज एक्चुअल कम चाहते हैं। हे भगवान, समझ में आ रहा है? एफिशिएंसी वाइज हम क्या कम चाहते हैं? सर क्या चाहते हैं? एक्चुअल आवर्स कम हो। किससे? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल से। पूरा वर्ड बोलो, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल से। यही गड़बड़ होता है, स्टैंडर्ड वर्ड मत बोला करो। क्या बोला करो? स्टैंडर्ड फॉर। सर चाहते हैं कि एक्चुअल कम हो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल से, जबकि यहां तो उल्टा हो रहा है सर। तो हम जानबूझ के तुमको अनफेवरेबल केस दिए, तो पक्का इसका आंसर कम होगा। और बट हम चाहते क्या है बताओ? क्या ज्यादा हो? स्टैंडर्ड ज्यादा हो। क्या कम हो? एक्चुअल कम हो। अगर हम सिद्धत वाइज चाहते हैं कि वो उतना ही काम, क्या बोले? उतना ही काम, यानी एक चैप्टर जितना काम कम टाइम में कर ले, तो वो एफिशिएंट है। हाँ, तो उतना ही काम कम टाइम में कर ले मतलब एक्चुअल कम हो स्टैंडर्ड से। तो बताओ न्यूमरेटर इस बार क्या चाहते हो? स्टैंडर्ड ऊपर, एक्चुअल नीचे, क्योंकि हम एक्चुअल कम चाहते हैं और स्टैंडर्ड बेसी। और फॉर्मूला उस हिसाब से बना है कि जो फेवरेबल केस सोचते हैं वैसे निकाले। तो ऊपर क्या आएगा बताओ? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, और नीचे क्या आएगा? एक्चुअल। अगर यहाँ का बात करें तो 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 यानी 20% एफिशिएंसी है। यानी यही जो मैं तुमको थोड़ा देर पहले बोला, मम्मी तो नाराज है ही है, सर तो और नाराज है, क्योंकि 50% कैपेसिटी पे तो तुम काम कर ही रहे हो, उल्टा तुम और तो और 20% शिद्दत से ही काम कर रहे हो। क्या बोलो, डन हो रहा है आपको मेरा सारा बात? क्या बोलो, लॉजिक क्लियर हो रहा है आपको? इस वजह से सुनना और समझने का कोशिश करना, कितने औकात में कितना परसेंट काम हुआ, कितने औकात में कितना परसेंट काम हुआ। 50% औकात में किस शिद्दत से काम हुआ? 20%। 50 का 20 निकालो, या 20 का 50 निकालो। 50 का 20 निकालो या 20 का 50 निकालो, 10% आया। यानी आपने 10% काम किया है। एक बार नोटिस करो, आपने 10 चैप्टर का एक ही चैप्टर पढ़ा। आपने 10 चैप्टर का एक ही चैप्टर पढ़ा। दिया कितना गया था आपको? 10 चैप्टर। आपने पढ़ा कितना? यानी आपने 10% काम किया है, क्योंकि आपने 50% औकात पे 20% एफिशिएंसी के साथ काम किया, मतलब आपने 10% काम किया। दोनों को इंटू करने से काम आ रहा है क्या? यानी एफिशिएंसी इनटू कैपेसिटी रेशियो गिव्स यू एक्टिविटी रेशियो, गिव्स यू एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो इज नथिंग बट क्या काम किया। अब अगर डायरेक्ट सोचे ना कि इस एंगल से सोचे, डायरेक्ट सोचे क्या काम किया बताओ? कितना काम किया? काम मतलब अब आउटपुट, आवर्स नहीं। काम मतलब आउटपुट, एक्टिविटी मतलब आउटपुट। बताओ क्या काम किया? एओ मतलब एक चैप्टर। और क्या सोचा गया था? 10। बीओ बजटेड आउटपुट। क्या चाहते हो? क्या ज्यादा हो इस बार? एक्चुअल ज्यादा हो। आउटपुट वाइज क्या चाहते हैं? एक्चुअल ज्यादा और क्या कम हो? बजट कम हो। फॉर्मूला ट्राई लो एक्टिविटी का, एओ बाई बीओ। कितना आया एओ बाई बीओ? 1/10, यानी कितना हो गया? 10%। क्या यही हमने इंटू 100 मतलब क्या आ गया बताओ? 10%। क्या हमने ये डायरेक्ट निकाला? 50 इंटू 20 करके भी 10% आ रहा है। यानी एक डायरेक्ट रिलेशन है और एक इनडायरेक्ट रिलेशन है। इनडायरेक्ट वाला ज्यादा अच्छा है। देखो हिंदी में बोल रहा हूँ, किस औकात में किस शिद्दत के साथ काम किया, तो क्या मिल जाएगा? कितना काम किया। क्या ध्यान आ रहा है आपको बात? तो इस वजह से अगर आवर्स वाइज मेरे को कैपेसिटी रेशियो का फॉर्मूला बनाना है, सॉरी एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला बनाना है, तो एक बार कैपेसिटी का फॉर्मूला बोलो फटाफट। कैपेसिटी का ट्राई लो, कैपेसिटी का ट्राई लो, कैपेसिटी का ट्राई लो, कैपेसिटी का ट्राई लो, कैपेसिटी का ट्राई लो। मम्मी को सोचना, मम्मी को। मम्मी चाहती है एक्चुअल ज्यादा हो। किससे? बजटेड से, स्टैंडर्ड नहीं। मम्मी को स्टैंडर्ड से लेना देना ही नहीं है। मम्मी को तो जितना बोले थे उससे, मम्मी पूछती नहीं है कितना पढ़ा इसमें। मम्मी तो इसी बात से खुश हो सक जाती है कि पढ़ा। अब तुम चाहे उसमें फोन मचका रहा था,
चाहे तुम ऐसे पेन को ऐसे ऐसे कर रहा था, चाहे तुम सच में पढ़ रहा था, मम्मी को परवाह ही नहीं है। मम्मी देखी बेचारा लल्ला 5 घंटा से रूम से निकला ही नहीं, अब वो अंदर क्या कर रहा है पता नहीं, बट निकला ही नहीं। अगला बताओ, नेक्स्ट वाले का, एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी का स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट ज्यादा हो एक्चुअल से, क्या करेक्ट है? पहला वाला किसका फॉर्मूला है बताओ, दूसरा वाला किसका है? बोले अभी अगर दोनों को इंटू कर दे कि कितने कैपेसिटी में कितना काम कर रहा है तो क्या आ जाएगा बताओ? एक्टिविटी आना चाहिए। तो क्या कुछ कट रहा है, चेक करो तो क्या आ जाएगा बताओ? तो फॉर्मूला बताओ फॉर एक्टिविटी रेशियो इन टर्म्स ऑफ आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट बाय, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है कैसे आया? बट अगर डायरेक्ट फॉर्मूला जानना है तो इट इज एओ बाई बी ओ, बट यूज ये वाला करते हैं। क्या सबको सारे रेशियोज क्लियर हो रहे हैं? वैसे ये सब पढ़ चुके हैं ग्रुप 1 में, मैं तो रिवीजन करा रहा था, बट नेवर द लेस अपने पूरा फ्रेश पढ़े। या लिखना चालू करें सब कोई? तो बजटरी रेशियोज क्यों निकाले, क्यों जाते हैं? टू इवेलुएट दी परफॉर्मेंस। क्या डर है बात आपको? लिखिए, टू इवेलुएट दी परफॉर्मेंस of various department, we calculate budgetary ratios, we calculate budgetary ratios। नीचे लिखना, there are three types of budgetary ratios, there are three types of budgetary ratios। number one, क्या लिखे हैं? कैपेसिटी रेशियो। अपने रेफरेंस के लिए लिख सकते हो औकात। सोफिस्टिकेटेड लोग अगर अजीब लग रहा है तो मत करो क्लास। कैपेसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू, लिखिए फॉर्मूला, ट्राई लीजिए। कैपेसिटी वाइज अगेन बार बार सोचो डायरेक्टली, क्योंकि एग्जाम में मम्मी को याद करो जो क्या चाहती हैं, एक्चुअल ज्यादा हो, तो बस न्यूमरेटर एक्चुअल आवर्स आएगा, रटना नहीं है। और नीचे क्या आएगा सर? बजट से इंटू 100%। नेक्स्ट नंबर 2 बोलो सिद्धार्थ। एफिशिएंसी रेशियो। सर चाहते क्या है? स्टैंडर्ड ज्यादा हो एक्चुअल कम हो, बट वर्ड होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। लास्ट नंबर 3, एक्टिविटी रेशियो, काम। डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ। नहीं 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 नहीं, ऐसे लिखे क्या? नहीं 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 नहीं, ये लिखेंगे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एओ बाय बजट। जो ये जो सम्स में यूज करना है वो ये करना, नीचे इसका इंटरप्रिटेशन लिखेंगे कि ये आया कैसे था। डन है? हिंदी लिख सकते हो या इंग्लिश में लिख सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में पक्का आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता। क्या भैया? सॉरी, एक ही बात है, कैपेसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी रेशियो इज इक्वल्स टू एक्टिविटी रेशियो। मैंने आपको हिंदी में बताया किस औकात में किस शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, तो पता चल जाएगा कितना काम कर रहे हैं। 10:22 पे अलार्म,
टाइमर था कि हमको बंद होना है? मेरे लिए था क्या ये कि चुप हो जा? हाँ, बोला आज का हो गया तेरा। कैपेसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी रेशियो इज इक्वल्स टू एक्टिविटी रेशियो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नीचे लिखना। अब वो जो 3 आवर्स है वो कई बार निकालने आता है हेयर। पहले तो बजटेड आवर्स इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड और बजटेड आवर्स पर यूनिट इनटू बजटेड आउटपुट। एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए इनटू कितना यूनिट सोचे थे बनाएंगे, तो उससे क्या आता है बताओ तो? बजटेड आवर। बजटेड आवर और स्टैंडर्ड का मतलब एक ही होता है, बट इसीलिए बीओ से इनटू करेंगे तो बजटेड आउटपुट आएगा। तो बताओ स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे आएगा? बोलो बोलो बोलो, ट्राई लो। वही ऊपर वाला सेम रहेगा क्या? मतलब स्टैंडर्ड और क्या? बजटेड आवर्स क्या? पर इन यूनिट इनटू क्या हो जाएगा इस बार? एओ। सेम रेट रहता है, यस। आवर पर यूनिट सेम है, बस बीओ एओ का फर्क है। क्या डन है? लास्ट हो गया एक्चुअल आवर्स। वो तो सर क्या ही है, वो हो गया एक्चुअल आवर्स पर यूनिट इनटू एओ। ठीक है, सम्स करे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, फिर 22, फिर 20। 3 सम्स, गेम ओवर। 21, 22 और 20। 21 पेज नंबर 11। कल का सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ इसके एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स पढ़ेंगे कल के सेशन। तो कल का सेशन रहेगा आपका बजट का सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है ना? हम अब से पूरा ये सब भी आपको साथ साथ में करवाते चलेंगे। पढ़ के आइएगा पूरा बजट चैप्टर ताकि हम ये सब कर सके, और आपका रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स ऑन हो जाएगा आज से या कल से ही, और वो आपको करना है फिर कंप्लीट, धीरे धीरे करना है। वही उसी ऐप में जो अविनाश सर भेजे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, वहीं से। क्या नहीं लिखा हुआ है? कोई दिक्कत हो रहा है उसमें? हाँ, किया नहीं हो, ठीक है। वो आपका ऑफ वाला चक्कर मिल जाएगा आपको। नहीं नहीं नहीं, उसका ऐप अलग है, वो सिर्फ टेस्ट पोर्टल है, वो हमने सिर्फ टेस्ट के लिए खरीदा। हाँ, उसमें सब रहेगा। ग्रुप 1 का तो मैंने खुद करवाया भी था आपको, और देंगे उसमें। ग्रुप 2, ग्रुप 1 सबका चलेगा। अब वो हम लोग डालते रहेंगे और अनलॉक करते रहेंगे कि आज ये एक सम्स बनाना है, कल ये एक सम्स। मेरा एक, उसका एक, बट मेरा सब्जेक्ट वाइज एक। ट्वेंटी वन। एफिशिएंसी निकालना है और कैपेसिटी निकालना है।
एफिशिएंसी का फॉर्मूला पहले लिख लो, कैपेसिटी का लिख लो, ताकि दिमाग चलना वहां से चालू। एफिशिएंसी का फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल बाई एक्चुअल, आवर्स आवर्स, और कैपेसिटी का होता है एक्चुअल बाई बजटेड। एक्चुअल आवर्स तो साफ साफ दे दिया, बजटेड आवर्स और स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल दिया नहीं है। क्या निकालना अभी सिखाया है पीछे? किसको किससे इंटू करोगे? 80 इंटू 8 क्या देगा आपको? बजटेड आवर्स। और 60 इंटू 8 क्या देगा आपको? स्टैंडर्ड आवर्स। क्या सारा आवर्स आ गया सबका? हेंस रेशियो आ गया होगा। एफिशिएंसी रेशियो बताइए, एफिशिएंसी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो आया आपका 60 इंटू 8, 480 बाई 500, यानी 96%। एफिशिएंसी आया आपका 96% आया क्या? और कैपेसिटी आएगा आपका एक्चुअल बाई बजटेड 80 इंटू 8, 640। कितना आया? 78.125। हो गया 21, 22। सर इसके क्या बड़े सवाल हैं? नहीं, इसके ऐसे ही सवाल है, और एमसीक्यू टाइप में एक आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता। बहुत तरीके से हो सकता है ये वाला सवाल ना। पहले बताओ क्या निकालोगे? कैपेसिटी तो दे दिया, कैपेसिटी रेशियो दे दिया, कैपेसिटी रेशियो दे दिया। क्या आपके पास बजटेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट है और स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट है? तो पता है 2 आवर्स तो निकल जाएगा। कौन सा 2 आवर्स निकल जाएगा बताओ? बजटेड आवर्स, एक तो बजटेड आवर्स आ जाएगा 6000 इंटू 4, 24,000, और एक आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट 5000 इंटू 4, 20,000। अब एक बार बात बताओ, इन दोनों से रिलेटेड एक रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, क्या इन दोनों से एक्टिविटी रेशियो निकलता है? फॉर्मूला क्या है एक्टिविटी रेशियो? स्टैंडर्ड बाई बजटेड। एक्टिविटी रेशियो बोलो 20,000 बाई 24,000, 83.33। देखो एक्टिविटी आ गया क्या? प्लीज बताना। सर आपको कैसे पता चला एक्टिविटी निकलेगा? अरे पहले ये दोनों दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो इससे 2 आवर्स निकल गया, बजटेड और स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। इन दोनों आवर्स से रिलेटेड एक रेशियो है विच इज एक्टिविटी रेशियो, वो आ गया। चाहिए ही नहीं, निकल तो सकता है, चाहिए नहीं, निकल जाएगा। कैपेसिटी को यूज करके, कैपेसिटी और बजटेड आवर्स यूज करके आ जाएगा। कैपेसिटी रेशियो दिया हुआ है और बजटेड आवर्स आ गया, बट करना ही क्यों है? पहले बोलो एक्टिविटी ओके है, अब क्या निकालना है आपको? एफिशिएंसी। अरे एफिशिएंसी का तो रिलेशन है, बताओ रिलेशन क्या है? कैपेसिटी इनटू एफिशिएंसी इज एक्टिविटी। तो एफिशिएंसी का हो गया एक्टिविटी डिवाइडेड बाय कैपेसिटी, सिंपल। एक्टिविटी रेशियो डिवाइडेड बाय कैपेसिटी रेशियो करने से आ जाएगा।
इंटू 100%। देखो एक्टिविटी आया था 83.3 डिवाइडेड बाई 75%, पूरा लेना 83.3 डिवाइडेड बाई 75%, 111.11%। चेक करो। तो अलग बोल रहा है, नयन बोल रहा है 133%, 133%। चेक करो 83.3, तब ये राइट है। एक्चुअल आवर्स गलत निकाले हो तुम स्टैंडर्ड यूज करके किए हो, कैपेसिटी में बजटेड यूज होके होता है। Actual hours is not 15. Actual hours is not 15,000. Actual hours is 18,000. एफिशिएंसी आ गया, एक्टिविटी आ गया, 22 हो गया, लास्ट सम्स 20। पहले तो एक जगह तीनों आवर्स लिख दो। बजटेड कितना है बता दो। रॉन्ग। ऊपर वाला डेटा कब का है देखो, अप्रैल महीने का है क्या, चेक करो। और ये कब का डेटा है, साल भर का, यही गेम है। तो पहले तो इसको डिवाइड बाय 12 करना होगा, 15,500। तो पहले तो बजटेड आवर्स फॉर अ मंथ बोलना होगा, क्योंकि सब चीज महीने का है ऊपर। यही गलती होता है, लोगों को दिखता है अरे इतना ज्यादा बजटेड आवर्स और बाकी चीज कम कम आ रहा है, क्योंकि बजटेड आवर्स एक साल का है और डेटा सब एक महीने का है, ध्यान रखिएगा। तो बताइए हेयर बजटेड आवर्स कितने, अप्रैल महीने का, 186 डिवाइडेड बाई 12, 15,500 घंटा। अब दो चीज और निकालना है, एक स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक एक्चुअल आवर्स। देखते हैं कौन कौन ये दोनों राइट निकालता है, और उसके लिए यही पैराग्राफ है। हाँ। स्टैंडर्ड मतलब कितना टाइम लगना चाहिए था एओ बनाने के लिए, 19,200। एक्चुअल आवर्स आया, स्टैंडर्ड आया। अब देखो दोनों जन लड़ लो। तो एओ है, तो स्टैंडर्ड भी तो फॉर एओ ही होता है।
अरे ये तो किए ही हो ऑलरेडी। ओए ये वाला डेटा पहले बताओ, ये किसका है ये डेटा? 1 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए? इसको किससे इंटू करते हो? एक्चुअल आउटपुट से तो क्या आता है? स्टैंडर्ड आवर। तो पहले एक्स का निकालो ना अलग से। एक्स को बनाने के लिए कितना घंटा लगना चाहिए था? 8 घंटा एक बनाने के लिए। इस अप्रैल महीने में तुमने कितना बनाया? इस अप्रैल महीने में तुमने 1200 एक्स बनाया। तो बताओ एक्स बनाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए था? 8 इंटू 1200 निकालो कितना आया? 8 इंटू 1200, 8 इंटू 1200 ये कितना आया? 9600। क्या आया? एक्स बनाने के लिए कितना टाइम लगना? सिमिलरली वाई का निकाल सकते हो। वाई का, वाई को कितना देर लगना चाहिए था? 12। और वाई कितना बना? 800। तो करो 12 इंटू 800, 12 इंटू 800, 9600। तो दोनों ऐड कर दो, दोनों टाइम लगना चाहिए था। 9600 और 9600 कितना होता है? 19200। 19200 क्या आया? कितना टाइम लगना चाहिए था, यानी क्या? स्टैंडर्ड आवर्स। तो बताइए स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इज 8 इंटू 1200 प्लस 12 into 800 which is 19,000। एक x बनाने में 8 घंटा और एक y बनाने में 12 घंटा। आ गया? लास्ट एक्चुअल आवर्स कैसे निकलेगा? कितना देर काम किया वही एक्चुअल आवर्स। कितना देर काम किया देखो, अप्रैल महीने में 22 घंटा काम किए, 22 दिन काम किए, हर दिन 8 घंटा काम किए, और ऐसे 100 वर्कर थे। तो देखो कैसे आएगा? 22 इंटू 8 इंटू 100 कितना आया? हो गया, तीनों आवर्स निकल गया। तो इस सवाल में तीनों आवर्स निकालना अच्छा बात था, इंपॉर्टेंट। जिसमें तीनों आवर्स ही डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था, थोड़ा ताम झाम से निकला। एवरीबडी आवर्स ओके है? तो अब तो रेशियो तो औपचारिकता है, दो 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 को डिवाइड करना, तीनों रेशियो निकालना और उसके बाद बताना। और रिलेशन, रिलेशन मतलब वो दोनों इंटू करके एक्टिविटी आना चाहिए। वो बोल रहा है प्रूफ करो तुम, क्योंकि तुम पहले तीनों निकालोगे और फिर बोलोगे देखो, ऐसे बोलोगे सी या हेंस प्रूव्ड दिस इनटू दिस। तीनों रेशियो निकाल लो फटाफट एंड द गेम इज ओवर। आवर्स आने के बाद तो क्या ही है, तीनों फॉर्मूला को यूज करना है। कल हम पूरा देर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू सेशन रखेंगे। तो कल अपना क्लास सुबह नहीं रहेगा। कल अपना क्लास 1:50 में वी विल स्टार्ट विथ ओएम। ओएम कंप्लीट करेंगे, डिमांड फोरकास्टिंग कंटिन्यू करेंगे। आप लोग पढ़ के आइएगा थोड़ा बहुत, जो लास्ट क्लास किए थे उसको कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद मोटा मोटी पौना घंटा या 50 मिनट का एक सेशन रखेंगे ऑन बजट का एमसीक्यू। तो आप सुबह पढ़ लीजिएगा सुबह वाले टाइम में। तो कल सुबह नहीं होके दिन के टाइम पे बैक टू बैक सेशन रख लेंगे, ताकि आपको वेट ना करना पड़े 11 बजे। समझ रहे हो? मैं आपके लिए सोच के बोला। तो मेरे को अभी कुछ और 1-2 हफ्ता लगेगा वो एफएम वाला क्लास कंप्लीट करने में, सीए इंटर वाला। उसके बाद आपका एफएम चालू करूंगा उसी टाइम पे। समझ गए? 11 बजे उनका 2 चैप्टर बचा, उसके बाद आपका चालू करूंगा। आ गया तीनों रेशियो? बताइए पहले कैपेसिटी, कैपेसिटी 113
और एफिशिएंसी एंड लास्ट एक्टिविटी 123। और ठीक, इन दोनों को इंटू करके देखोगे तो भी यही आएगा, बट आपको इंटू करके नहीं लिखना था, आपको रेशियो फॉर्मूला बना के लिखना था, विच इज स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल बाय बजटेड, फिर दिखाना था ऑल्सो। जो मैंने बोला कैपेसिटी इंटू एफिशिएंसी से भी एक्टिविटी यही आ रहा, 2 बार बताना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे दोनों फॉर्मूला लिखवाए आप। डन एवरीबडी? That's it. We have completed the budget chapter. Now this chapter is in your group 1 as well as in your group 2. I guess अब group 1 का भी रिवीजन हो गया, क्योंकि group 1 में पूरा यही है, there is nothing new. उल्टा इधर 2-3 सवाल नया किए हैं। तो ग्रुप 1 का तो पूरा बन ही गया, ग्रुप 2 भी हो गया। तो ग्रुप 1 में भी आएगा ये एक सम्स, ग्रुप 2 में तो 2 सम्स, तो मतलब एक सेट रहता है ये पूरा, इधर और उधर एक सम्स। तो मोटा मोटी हमने बहुत ज्यादा कवर कर लिया। हाँ 11 बचा है, एक सेकेंड। 11 बच गया क्या? ठीक है, इसको मैं मार्जिनल जिस दिन कराऊंगा यानी परसों, उस दिन टेक करूंगा, ठीक है। चलिए आप देख के आएंगे, होमवर्क करके ट्राई करोगे। लॉस के ऊपर कुछ बातें समझने का कोशिश कीजिएगा। लॉसेस आपको आता है, नॉर्मल लॉस का क्या करते हो ट्रीटमेंट, ग्रुप 1 के प्रोसेस कॉस्टिंग से जानते हो आप कि वो तो गुड यूनिट से अब्जॉर्ब होता है। तो एक बार ट्राई करके आइएगा, ये आपके इंस्टीट्यूट के बुक का सवाल है, नए इंस्टीट्यूट के बुक का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्लीज ट्राई करके आइएगा, 11 होमवर्क है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे।